आयुषी ये सब सुनकर वहां से थोड़ी दूर लगी बेंच पर बैठ जाती है और मन में सोचती है कि आखिर मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं घर वापस भी नहीं जा सकती और अब क्या होगा। घर पर तो अब तक मम्मी पापा को सब पता चल गया होगा। वो कितना दुखी हो रहे होंगे, सब उन्हें ताने दे रहे होंगे। आयुषी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रही थी, पर उसने अब सोच लिया था कि वो अब इतना दूर आकर वापस नहीं जा सकती और वो वापस टिकट विंडो पर जाती है। अंकल, आप बता सकते हैं कि दूसरी ट्रेन यहाँ से कब जाएगी? हमारा आज ही दिल्ली पहुँचना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए। बेटा, अभी तो काफी टाइम है यहाँ से ट्रेन को जाने में। तब तक तो रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप अकेले भी हो। ऐसा करो कि घर लौट जाओ, वरना सुबह का इंतजार करो। आयुषी की हालत सिर्फ वो ही समझ पा रही थी। वो अब घर भी नहीं जा सकती थी और एक तरफ उसे अपने मम्मी पापा की चिंता थी। उसे पता भी नहीं था कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो कैसे अपने आप को संभाल पा रहे होंगे। पर हम घर नहीं जा सकते, हम यहीं इंतजार कर लेंगे। अपने निराश मन के साथ और सपनों और उम्मीदों को लेकर आयुषी वहीं बैठ जाती है और इंतजार करती है ट्रेन के आने का। आयुषी को अपने घर का ख्याल आता है कि आखिर वहां क्या हो रहा होगा। अब सारे मेहमानों को अब तक खबर हो चुकी थी कि दुल्हन घर से भाग गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हमने कहा था तुझसे प्रताप की लड़की का ध्यान रख, अब जवान हो रही है, पर तुझे तो अपनी बेटी पर गर्व था। हम सब की नाक कटा दी उसने, अब लोगों को क्या कहेंगे हम? प्रताप जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आखिर बोलते भी क्या? जिस बाप की इकलौती लड़की शादी से भाग गई हो, आखिर वो क्या ही बोल सकता है। पलक और सिया अब भी चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लाख पूछने पर भी वो किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। देखिए जी, आप कुछ ऐसा वैसा ना सोचें। हमारी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। हमें तो पता भी नहीं है कि वो किस हालत में होगी। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, हो सकता है वो कोई मुसीबत में हो। उसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वो उसका सामान भी यहां नहीं है, मतलब वो अपने साथ लेकर गई है। दुल्हन का जोड़ा भी यहीं पड़ा है। वो अपनी मर्जी से गई है राधिका जी। पर अब हम क्या कहेंगे लड़के वालों को? हमारी इज्जत सरेआम उछाल दी आपकी बेटी ने। अपने बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने। राधिका जी अब कुछ नहीं कहती हैं। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर से वापस कोई अंदर आता है और प्रताप जी को कहता है कि आपको बाहर बुला रहे हैं। उनकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि वो बाहर जाकर किसी को जवाब दे पाएं, पर वो क्या कर सकते थे? बताना तो पड़ेगा ही, इसीलिए राधिका जी उन्हें बाहर ले जाती हैं। हम आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमारी बेटी यहां नहीं है। वो कहां गई है हमें भी नहीं पता। ये शादी अब नहीं हो सकती। आप सब यहां से जा सकते हैं। तभी दूल्हा मंडप से उठकर आता है और कहता है, अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि भाग गई है आपकी बेटी अपने किसी आशिक के साथ? पता नहीं कितने आशिक होंगे उसके। और आप यहां उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारी बेटी तो हीरा है, लाखों में एक है। ऐसा हीरा मैंने पहली बार देखा है जिसमें चमक ही नहीं बल्कि कालिख पुती हुई है। गलती हमारी है कि हमारी बेटी कहीं चली गई है, इसीलिए आपके इतना कहने पर चुप हैं। वरना कोई हमारी बेटी के बारे में ऐसा बोले, अब तक तो हम उसे गोली मार देते। आपको दुख हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पर अब एक और शब्द हमारी बेटी के बारे में कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। तभी दूल्हे के पापा भी वहां आ जाते हैं। अरे मान गए प्रताप जी आपको। गलती भी आप करो और गोली भी आप हमें मारेंगे। हाथ लगाकर तो दिखाओ। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। अच्छा ही हुआ जो तुम जैसे नीच लोगों के घर में मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अब सब लोगों को पता चल चुका था कि शादी नहीं होगी और लड़के वाले भी वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। जी आप आयुषी को ढूंढने जाइए ना। कहाँ होगी हमारी बच्ची, किस हालत में होगी? अब उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। हमारी तरफ से मर चुकी है वो। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। और वो ये कहकर कमरे में अंदर चले जाते हैं। सबको उनका गुस्सा करना दिखाई दे रहा था, पर उनके मन की स्थिति को सिर्फ वो ही समझ सकते थे। पलक को अब ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो चाह रही थी कि सबको सच बता दे,
पर वो जानती थी कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। जो लोग अभी खुशी मना रहे थे, सब एक पल में वीरान हो गया था। और उधर आयुषी अकेले अपने मम्मी पापा की यादों के साथ बैठी थी। आयुषी को प्यास लगती है और वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लग जाती है। उसका ध्यान लगातार टिकट वाली विंडो पर। भी वहां से आवाज आती है, बेटा अंदर आकर बैठ जाओ, रात काफी हो चुकी है, सुबह तक आएगी ट्रेन। नहीं अंकल, हम ठीक हैं यहाँ। आयुषी ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं करती थी, पर अब उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। स्टेशन मास्टर लगातार आयुषी को देखे जा रहा था। आयुषी को पता था, पर वो उस पर ध्यान न देकर उसे इग्नोर करती है। थोड़ा ही समय हुआ था कि स्टेशन मास्टर फिर से आयुषी को आवाज देता है, पर आयुषी कुछ नहीं बोलती। उसे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अब वो स्टेशन मास्टर अपने कैबिन के बाहर आ जाता है और आयुषी की तरफ बढ़ने लगता है।